हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को। मैं तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के सारे यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए चाहूंगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोग कवर कीजिएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1 से लेकर 18 क्वेश्चन है। देखिए आपका जो सेंटअप एग्जाम भी है और बोर्ड एग्जाम दोनों एग्जाम है नेक्स्ट में, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सेंटअप एग्जाम में फर्क ये होता है कि सिर्फ आपको उसमें परखा जाता है, आपकी क्षमता को देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अपस्फीति अंतराल की स्थिति में क्या होता है? मांग तेजी से बढ़ता है या फिर पूर्ति तेजी से बढ़ती है या फिर मांग और पूर्ति बराबर होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले समझना है कि अपस्फीति क्या होता है। देखिए ये एक सिचुएशन होता है, ये एक हालात है, यानी अपस्फीति में वस्तु और सेवा के सामान्य मूल्य स्तर पर गिरावट आती है, उसमें क्या होता है, कमी आती है। और यह अपस्फीति को आर्थिक मंदी और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी दोनों से जोड़ करके देखा जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, अपस्फीति कहते हैं। लेकिन अपस्फीति की स्थिति में ऐसा होता है कि सप्लाई इंक्रीजिंग हो जाता है, यानी पूर्ति में तेजी होती है, यानी पूर्ति तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि भुगतान संतुलन में कौन सी मदद शामिल है? भुगतान संतुलन, सबसे पहले समझना है कि भुगतान संतुलन क्या होता है, यानी इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। देखिए भुगतान संतुलन जो होता है ये दो देशों के बीच लेन-देन यानी विनिमय का लेखा जोखा होता है, यानी हिसाब होता है, उसी को क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन यानी पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स से कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया जा रहा है दृश्य मद। दृश्य मद किसको कहते हैं, यानी विजिबल जो होता है, विजिबल आइटम, मद का मतलब होता है आइटम यानी वस्तु, और दृश्य का मतलब होता है दिखने वाला यानी विजिबल। ठीक है, यानी जिसको क्या कहते हैं, विजिबल आइटम कहते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, और अदृश्य मद कहते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते। तो दृश्य मद के उदाहरण हो गया वस्तु और आयात, यानी वस्तु का आयात और निर्यात, ये दृश्य मद कहलाता है। और अदृश्य मद जैसे विदेशी पर्यटन, उसके बाद परिवहन, बीमा, लोन वगैरह, ये सब को कहते हैं अदृश्य मदें कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि भुगतान संतुलन में कौन सी मदद शामिल होती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी तीनों के तीनों जो मद है, दृश्य मद हो गया, अदृश्य मद, उसके बाद पूंजी अंतरण, ये तीनों के तीनों जो है सम्मिलित है किसमें, भुगतान संतुलन में सम्मिलित है, यानी शामिल होती है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजी खाता का एक मद कौन सा है? पूंजी खाता, सबसे पहले समझिए कि पूंजी खाता क्या होता है, जिसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। पूंजी खाता ने अर्थव्यवस्था में पूंजी के प्रवाह को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करती है, यानी पूंजी जो होता है, जो कैपिटल होता है, उसके प्रवाह को अगुवाई करती है, उसका लीडरशिप करती है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है पूंजी खाता। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है सरकारी अंतरण या फिर निजी अंतरण या फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फिर उपयुक्त सभी। तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। देखिए पूंजी खाता का जो एक मद है, ये तीनों मद हो जाएंगे, यानी सरकारी अंतरण भी, निजी अंतरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया, उपयुक्त सभी। तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, उपयुक्त सभी। पूंजी खाता का एक मद कौन कौन सा है? आगे बढ़ेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। मद का मतलब क्या होता है, यानी आइटम जो दिखने वाला होता है, जो वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चालू खाता का एक मद कौन सा है? सबसे पहले समझिए कि चालू खाता क्या होता है, जिसको क्या कहते हैं, करंट अकाउंट कहते हैं। ये एक उद्योगपति या फिर कोई कंपनी या फिर कोई जो हो गया फर्म द्वारा खोले जाते हैं, और इसमें ना निकासी और जमा का कोई लिमिट नहीं होता है। कितना रुपया निकालिए, कितना जमा कीजिए, कितना दिन में, 1 घंटा के अंदर कितना भी निकाल सकते हैं, कितना जमा कर सकते हैं, इसमें लिमिटेशन कुछ नहीं होता है, यानी इसमें लिमिट नहीं होता, इसमें कोई लिमिट नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती है। इसी में उसी को क्या कहते हैं, चालू खाता, यानी इसको कहते हैं करंट अकाउंट कहते हैं। तो चालू खाता का एक मद कौन सा है, वही आपको पूछा जा रहा है। दृश्य मदों का आयात या फिर पर्यटकों के खर्च या फिर दृश्य मदों का निर्यात या फिर उपयुक्त सभी। 4 नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। देखिए चालू खाता को जो मद हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे, दृश्य मदों का आयात भी होगा, पर्यटकों के खर्च भी होंगे, और दृश्य मदों का निर्यात, ये तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे, चालू खाता का मद हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ेंगे पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। पांचवें नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भुगतान शेष के घटक हैं, यानी भुगतान शेष के घटक कौन है भाई, चालू खाता या फिर पूंजी खाता या फिर ए और बी दोनों। यानी देखिए हम यहाँ 1 नंबर की जगह ए बोल रहे हैं और 2 नंबर की जगह बी बोल रहे हैं। ठीक है, ए और बी थोड़ा बोलने में ज्यादा सहूलियत होती है, तो आपको राइट आंसर चूज करना। भुगतान जो शेष है उसके कौन कौन से घटक हैं, ये पूंजी खाता भी और चालू खाता, ये दोनों क्या है, भुगतान शेष के घटक होते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार शेष का अर्थ है, व्यापार शेष का अर्थ आपको पूछा जा रहा है, क्या होता है व्यापार शेष? देखिए इसका जो आपको ऑप्शन दिया जाए, पूंजी अंतरण या फिर वस्तुओं का आयात एवं निर्यात या फिर कुल
ऋण एवं जमा या फिर उपयुक्त सभी। व्यापार शेष का क्या मतलब होता है? व्यापार शेष का मतलब होता है वस्तुओं का आयात एवं निर्यात, यानी वस्तु का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो करता है, जो गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? व्यापार शेष कहते हैं। यानी व्यापार शेष का अर्थ यही होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन एक भुगतान शेष का दृश्य मद है, यानी कौन एक भुगतान शेष का विजिबल आइटम यानी दृश्य मद है? मशीन, वस्त्र या फिर सीमेंट या फिर उपयुक्त सभी। तो तीनों चीज को देख सकते हैं ना, मशीन को भी, कोई भी यंत्र को हम लोग देख सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, वस्त्र को भी देख सकते हैं, सीमेंट को भी देख सकते हैं। इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस, यानी उपयुक्त सभी क्या है? एक ऐसा भुगतान यानी भुगतान शेष का एक दृश्य मद है। भुगतान शेष का क्या है? दृश्य मद है। क्वेश्चन कर रहा है अगला क्वेश्चन कि कौन एक भुगतान शेष का अदृश्य मद है? यहाँ क्या पूछा जा रहा है? दृश्य मद या क्या अदृश्य मद, यानी एक तरह से इनविजिबल आइटम कौन सा है? बैंकिंग या फिर जहाजरानी या फिर संचार या फिर उपयुक्त सभी। बैंकिंग जो होता है, बैंक जो संस्था होता है, जो होम होते हैं जहां काम किए जाते हैं, वो कार्यालय को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन बैंकिंग जो नेटवर्किंग जो काम होता है, बैंकिंग एक नेटवर्किंग वाला सिस्टम है, यानी नेटवर्क वाला काम होता है बैंकिंग। तो हम लोग अपने आप से देख सकते हैं, नहीं देख सकते। जिस तरह से हम सीमेंट, कपड़ा वगैरह को देख सकते हैं, तो बैंकिंग सिस्टम को कंप्यूटर वाला मशीन में, यानी जो टेक्नोलॉजी सामान हो, उसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। जहाजरानी इसको भी नहीं देख सकते। संचार कैसे होता है वो हम लोग तो सिर्फ सुनते हैं, और तरह से तरंग के द्वारा जाता है, यानी सैटेलाइट वगैरह होता है, उसी के द्वारा संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो इसको भी हम लोग अपने आंखों से विजुअलाइज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? अदृश्य मद हो जाएंगे, इनविजिबल आइटम हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस, यानी उपयुक्त सभी। 8वां नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन करा 9 नंबर क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक ही क्वेश्चन जो है, एक लाइन पूरा भी नहीं है, एक ही क्वेश्चन जो है एक तरह से सिंपल क्वेश्चन के रूप में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन करा कि भुगतान शेष में असंतुलन का कारण है। क्या कारण है भाई? भुगतान शेष में असंतुलन का कारण क्या कारण है? प्राकृतिक कारण या फिर आर्थिक कारण या फिर राजनीतिक कारण या फिर उपयुक्त सभी। भुगतान शेष में क्या क्या सम्मिलित होता है? भुगतान शेष में दृश्य मद और अदृश्य मद दोनों एक तरह से सम्मिलित रहता है, उसी को क्या कहते हैं? भुगतान शेष कहते हैं। लेकिन इसमें जो असंतुलन यानी अनबैलेंस्ड जब आ जाती है, अनबैलेंस्ड की स्थिति आ जाती है, इसका क्या क्या काउज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं? ये तीनों कारण हो सकते हैं। ये तीनों के कारण, प्राकृतिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया, उसके बाद राजनीतिक कारण हो गया, ये सब जो है भुगतान शेष में असंतुलन यानी अनबैलेंस्ड का कारण है, काउज है। तो इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि कौन विनिमय दर का एक प्रकार है? स्थिर विनिमय दर या फिर लोचशील विनिमय दर या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 10वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। स्थिर विनिमय और लोचशील विनिमय, ये जो होंगे विनिमय दर का एक प्रकार है। स्थिर विनिमय, इसमें भी क्या लगा? विनिमय दर लगा हुआ है, और लोचशील विनिमय दर, यहाँ लास्ट में विनिमय दर लगा हुआ है ना, लास्ट में विनिमय दर, यहाँ भी विनिमय दर। ठीक है, तो स्थिर विनिमय दर और लोचशील विनिमय दर क्या है? विनिमय दर का एक प्रकार है। दोनों क्या है? विनिमय दर का एक प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस तरह से 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए और बी, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन सी राइट आंसर होता है 10वां नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी विनिमय पर विनिमय दर निर्धारित होता है। कैसे निर्धारित होता है भाई? सरकार के द्वारा या फिर मेल जोल के द्वारा, या मोल जोल नहीं होगा, मेल जोल होगा। ठीक है, यानी मेल जोल का कहने का मतलब ये कि मिलान यानी सुलह जो संधि होता है, उसी को क्या कहते हैं? मेल जोल कहते हैं। विश्व बैंक के द्वारा या फिर मांग एवं पूर्ति की गतियां के द्वारा। ठीक है, विदेशी विनिमय दर कैसे निर्धारित होता है, कैसे फिक्स होता है, इन्हें डिटरमाइन कैसे किया जाता है? 11वां नंबर क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिलजुल के, यानी मिलजुल करके, संधि करके, यानी सुलह करके, मिलान करके क्या किया जाता है? विदेशी विनिमय दर को निर्धारित किया जाता है। यानी जो एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है, उसको डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। अंग्रेजी को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि अंग्रेजी वर्ड बहुत यूनिक वर्ड होता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, आगे क्वेश्चन करा 12वां नंबर क्वेश्चन की साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक कौन सी विधि अपनाता है? कौन सा रूल अपनाता है भाई? कौन सा पॉलिसी अपनाता है? बैंक दर या फिर खुली बाजार नीति या फिर नगद कोष अनुपात में बदलाव या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर चूज करना। 12वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। देखिए ये जो अपनाएगी, अगर साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक जो है वह सेंट्रल बैंक कौन सा विधि को अपनाएगा? बैंक दर को भी अपनाएगा। उसके बाद खुली बाजार नीति यानी ओपन मार्केट ऑप्शन जो होता है, उसके बाद नगद कोष अनुपात में बदलाव, ये तीनों के तीनों पॉलिसी को अपनाएंगे और वो क्या करेंगे? एक तरह से साख की मात्रा में नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से 92वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन एक मांग की कमी में सुधार का तरीका है? इनमें से कौन एक मांग की कमी में सुधार का तरीका है? राजकोषीय या फिर मौद्रिक या फिर ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर चूज करना। 13वां नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। कौन है? राजकोषीय और दोनों, यानी राजकोषीय और मौद्रिक, ये दोनों एक ऐसा तरीका है, ऐसा पॉलिसी
मीन्स है जिसके मदद से क्या किया जा सकता है कि मांग में कमी में सुधार लाया जा सकता है। यानी कौन एक मांग की कमी में सुधार का तरीका है, तो राजकोषीय और मौद्रिक दोनों एक ऐसा तरीका है जिसमें जो एक तरह से मांग की कमी में सुधार लाया जा सकता है। उसमें डिफिन जो होता है उसमें मेजर फॉर डिफिसिट जो उसको दूर किया जा सकता है, यानी सुधार जो गलती आती है उसको दूर किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि बजट के घटक कौन है, यानी बजट के घटक कौन है या फिर कौन कंपोनेंट है बजट के, बजट प्राप्तियां या फिर बजट व्यय या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बजट के घटक कौन है, यानी कंपोनेंट ऑफ बजट, ये बजट प्राप्तियां भी हो जाएंगे और बजट व्यय यानी बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बजट के घटक हो जाएंगे, यानी बजट के एक तरह से कंपोनेंट हो जाएंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी, यानी तीसरा नंबर वाला जो तीसरा में जो ऑप्शन दिया है 1 और 2, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि बजट प्राप्ति का घटक कौन है, बजट प्राप्ति का घटक कौन है, राजस्व प्राप्ति या फिर पूंजी प्राप्ति या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बजट प्राप्त करने का यानी कंपोनेंट ऑफ बजट रिसिप्ट प्राप्त करने का कौन कौन से घटक है, राजस्व प्राप्ति, पूंजी प्राप्ति या फिर ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी राजस्व प्राप्ति और पूंजी प्राप्ति के द्वारा क्या किया जाता है, बजट को प्राप्त किया जाता है, बजट की रिसिप्ट को प्राप्त किया जाता है, ये दोनों कंपोनेंट के माध्यम से, राजस्व और पूंजी प्राप्ति के माध्यम से। तो इस तरह से ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार के राजस्व कर में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है भाई, आयकर या फिर निगम कर या फिर उत्पादक कर या फिर उपयुक्त सभी। तो सरकार के राजस्व में जो टैक्स है यानी गवर्नमेंट जो ये होते हैं रेवेन्यू होते हैं, यानी द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स, यानी क्या क्या सम्मिलित होते हैं, क्या क्या सम्मिलित होते हैं, यानी क्या क्या इंक्लूड होते हैं इसमें। देखिए इसमें जो सम्मिलित है आयकर भी है, निगम कर भी है और उत्पादक कर, ये तीनों के तीनों इसमें सम्मिलित होते हैं सरकार के राजस्व कर में, यानी गवर्नमेंट यानी एक तरह से द रेवेन्यू और गवर्नमेंट में इंक्लूड रहते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति में सम्मिलित है, लोक व्यय या फिर कर या फिर लोक ऋण या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। लोक व्यय हो गया, कर हो गया, टैक्स यानी लोक ऋण हो गया, लोक ऋण यानी लोक का मतलब क्या होगा, लोग यानी जनता, पब्लिक, लोक का मतलब लोग यानी जनता, लोगों का खर्च यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेबिट और कर यानी जो होता है, ये तीनों के तीनों क्या है, राजकोषीय नीति में सम्मिलित होता है। इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। और 17 नंबर क्वेश्चन का आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन बचा है, आप लोग एक तरह से और भी कुछ बोल रहा है याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रास्फीति अंतराल इसका एक माप है, कौन माप है भाई, मांग अधिक या फिर पूर्ति अधिक या फिर अल्प मांग या फिर इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मांग अधिक की, यानी एक्सेस डिमांड, यानी ज्यादा डिमांड को क्या कहते हैं, मांग अधिक के कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। तो मुद्रास्फीति अंतराल का अंतराल इसका एक कौन सा मांग है भाई, कौन सा मापक है, कौन सा मापने का एक विधि है, तो मांग अधिक यानी एक्सेस डिमांड जो है मुद्रास्फीति अंतराल का इसका एक क्या है, मापक है, यानी मापने वाला है कि क्या है, एक तरह से डिमांड यानी पहलू है। तो आगे तरह से कितना क्वेश्चन कवर किए, 18 क्वेश्चन कवर किए, 1 से लेकर स्टार्ट के 18 क्वेश्चन कवर किए। 18 क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। देखिए आपको एक तरह से तैयारी बहुत अच्छी तरह से करनी है, बोर्ड एग्जाम आ रहा है, और एक तरह से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको काफी यूनिक बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं अगर मिस्टेक हो गया तो वहां 1 नंबर छट जाते हैं। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो उसमें आप कुछ भी लिख देते हैं तो आपको 1-2 नंबर मिलने के चांस आ ही जाते हैं, और 1-2 नंबर आ ही जाते हैं, ठीक है, 1-2 नंबर दिया जाता है कुछ भी देने से, ठीक है, लिख देने से। तो इस तरह से हम लोग कितना क्वेश्चन कवर किए, 18 क्वेश्चन कवर किए। जितने भी क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं, जितने भी, चाहे वो हिस्ट्री के हो या फिर पॉलिटिकल के हो या फिर ज्योग्राफी के हो या फिर इकोनॉमिक्स के हो या फिर अदर सब्जेक्ट का भी आने वाला है उसका भी हम लोग कवर करेंगे, उसका भी बहुत सब कवर किया गया है, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये सब का कवर किया गया है, वो सब को भी पढ़िए, एक तरह से ध्यान से रखिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ज्यादा उसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं किया जाता, सेंटअप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो उसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं किया जाता बोर्ड एग्जाम में, इसी से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।